नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं शब्दों के भेद। शब्दों के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नामों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 8 सब शब्दों के भेद हैं। इनके बारे में हम आज अधिक जानकारी लेने वाले हैं। चलो तो पहले से देखते हैं हम। पहली जानकारी है संज्ञा के बारे में। अशोक इधर आ, मुन्नी बड़े सवेरे उठती है। गांधी जी को सभी जानते हैं। अब इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, अशोक, मुन्नी, गांधी जी, ये व्यक्तियों के नाम हैं। भाई और बहन रिश्तों के नाम हैं। कुत्ता, गाय, बंदर पशुओं के नाम हैं। मोर और कोयल पक्षियों के नाम हैं। पाठशाला और मंदिर ये सब स्थानों के नाम हैं। इसी तरह हर व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते को अपने अपना नाम होता है। इसी नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब इस तरह नीचे शब्द कुछ संज्ञाएं दी हैं, देखते हैं हम। गमला, लड़का, लड़की, पिताजी, माताजी, पेड़, मैदान, रसोई घर, परिवार, घर, गुरुजी, दिवाली, तितली, चिड़िया, बगीचा, फुलवारी, गांव, फूल आदि बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी भाषा में। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम जो होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम। कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटका। कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। एक घर के मालिक को कुत्ते पर दया आई। इस वाक्य में बार बार कुत्ता आया है। कुत्ता संज्ञा बार बार आने से अच्छा नहीं लगता ना। कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटका, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। एक घर मालिक को उस पर दया आई। अब देखो, एक कुत्ता के बदले, संज्ञा के बदले इस वह, उसे, उस यह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह, उसे, उस, उनके, उनकी, वे ऐसे शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के बदले में आते हैं। उसे ही सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इधर वाक्य में क्या है। अशोक तू इधर आ। गुरुजी आप भी देखिए, जमील कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं कलेजा दे दूंगा। कुछ वर्ष पहले लोगों ने पौधे लगाए थे। ये सब वाक्यों में संज्ञाएं हैं और संज्ञाओं के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया है। इन वाक्यों में तू, आप, वह, मुझे, मैं, वे, कौन, क्या, इस तरह के शब्दों का संज्ञा के स्थान पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। वाक्य में जो पद शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। रमा अतुल की बहन है। रमा अतुल की बड़ी बहन है। पहले वाक्य में बहन शब्द संज्ञा है और दूसरे वाक्य में बड़ी यह शब्द इस संज्ञा के बारे में कुछ विशेष बात बताता है। बड़ी, सुंदर, दो और कुछ ये शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह जरूरी नहीं कि विशेषण संज्ञा से पहले ही आए, संज्ञा के बाद भी वो आ सकते हैं। जैसे कि मालिक दयालु था, इस वाक्य में मालिक संज्ञा के बाद दयालु आया है। अब यह नीचे के वाक्य पढ़ेंगे हम। मैं खुश हूँ, हम स्वतंत्र हैं, तुम बहादुर हो, वह ईमानदार है। इसमें देखो मैं, हम, तुम, वह ये सारे सर्वनाम हैं और खुश, स्वतंत्र, बहादुर, ईमानदार ये सब शब्द सर्वनाम के बारे में विशेषता बताते हैं, इसीलिए सब विशेषण है। तो क्या कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब जानकारी लेते हैं क्रिया के बारे में। लड़का खेलता है, मछली तैरती है,
अब देखो, खेलता है यानी खेलना, तैरता है, तैरती है यानी तैरना। ये शब्द किसी न किसी क्रिया काम के बारे में जानकारी देते हैं। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। इसी प्रकार नीचे अब देखेंगे हम कुछ वाक्य। मोर क्या करता है? मोर नाचता है। इसी तरह नाचना एक क्रिया है। तो नाचना, खाना, उड़ना, ये सभी शब्द किसी न किसी क्रिया को सूचित करते हैं, उचित क्रिया रूप का अर्थ करते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए उसका अर्थ का होना जरूरी है। तो क्रिया होगी तो उसका अर्थ भी पूर्ण होगा। इसी प्रकार आना, जाना, सोना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, देखना, ये सब क्रियाएं होती हैं। क्रिया को देखो आज्ञार्थक प्रयोग भी दिए किए जाते हैं। शरद, इधर आ, अभय, गा, इन वाक्यों में क्रियाओं को बताया है, आज्ञा दी हुई है। यानी इसमें कुछ करने की आज्ञा देने पर इसे आज्ञार्थक शब्द कहते हैं। क्रिया के काल के नीचे आप देखो आगे कुछ वाक्य दिए हैं, वो पढ़ते हैं हम। राम मामा के घर गया। राम अपने घर में है, राम पुणे जाएगा। इन वाक्यों को देखो पढ़ने के बाद क्या समझ आएगा कि राम मामा के घर कब गया, राम घर पर कब होता है और राम पुणे कब जाएगा। तो जो समय के बारे में जानकारी देते हैं उसी में समय वर्तमान समय, चालू समय, और जो आने वाला है वो भविष्य, और जो होकर गया है वो भूतकाल होता है। इसीलिए क्रिया के भी रूप होते हैं। इसमें क्रिया कार्य होने का समय का बोध होता है, यानी उसे काल कहते हैं। काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब जानकारी लेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ जो देखो चुपचाप, आज, धीरे धीरे, यहाँ, अभी, इन जैसे शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया है। ये क्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। कैसे प्रवेश किया? चुपचाप प्रवेश किया। कभी सोई, अभी सोई। कहाँ जाएगी? अस्पताल जाएगी। कब जाएगी? आज जाएगी। हाँ, मेरा गांव कहाँ बसा है? तो यहाँ बसा है। कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। इन्हीं वाक्यों से हमें क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, इसको वाक्यों को हम पहले पढ़ेंगे। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। मैं कर्ज में डूबा था, परंतु मुझे असंतोष न था। प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर ले आओ। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। अब इन वाक्यों का हम निरीक्षण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि 2 वाक्य हैं या फिर 2 शब्द हैं। इनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सर्वेश ने परिश्रम किया, यह एक वाक्य है। इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया, यह दूसरा वाक्य है। इसमें और ने दोनों को जोड़ने का काम किया है। माताजी और पिताजी, ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम परंतु ने, अथवा ने किया है। ऐसे इसी तरह हम वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। वाक्यों को पहले पढ़ेंगे हम। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले ली। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। अब यहाँ देखो जो भी शब्दों को गोल किया गया है उसका निरीक्षण करेंगे तो हमें
माँ की ओर, के लिए, के बाद, के भांति, के साथ। इनको देखो नागपुर से रायगढ़ की ओर, यानी के यहाँ की ओर। यह शब्द ताकत और संतुलित आहार के बारे में, जन्म और मामी जी के बारे में, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच जो भी संबंध है, इस संबंध को वह दर्शाते हैं, इसीलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हाँ, आपके ध्यान में अगर आ जाएगा तो इसके बारे में और सूची बनाकर लिख लो। अब जानकारी लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह, क्या रंग बिरंगी छटा है। अरे रे, पेड़ गिर पड़ा। अरे, हम कहाँ आ गए। छी, तुम झूठ बोलते हो। शाबाश, इसी तरह साफ सुथरा आया करो। इन सब वाक्यों में ये जो वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश, ये शब्द जब आए हैं, वह खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा, इन सब भाव को दिखलाते हैं। इसे ही हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब आपको आज शब्दों के जाति के बारे में, भेदों के बारे में, प्रकारों के बारे में जानकारी मिल गई है। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।